परकशन करेंगे, परकशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि शिफ्टिंग डलनेस है या नहीं। परकशन के लिए ये होता है कि हम ये रखते हैं, जैसे अगर चेस्ट की करते हैं तो तब तो हम इंटरकास्टल स्पेसिस में रखते हैं, ऐसे आवाज़ आती है कि रेजोनेंट है। नॉर्मली जो होता है वो रेजोनेंट होता है, और अगर कोई पैथोलॉजी हो तो वहाँ जो होती है वो डल हो जाती है साउंड। और एब्डोमेन में हम ये करते हैं कि हम सेंटर में परकस करते हैं पहले, मतलब सारे क्वाड्रेंट में हमने परकशन करनी होती है, लेकिन सेंटर में हम जब परकशन करेंगे तो जो शिफ्टिंग डलनेस होती है उसमें ये होता है कि जो सेंटर में क्योंकि फ्लूइड नहीं होता, फ्लूइड साइड पे चला गया होता है, तो सेंटर में रेजोनेंट होगी, और जब हम साइड पे जाएंगे एब्डोमेन के तो वो डल होगी। तो जब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, पेशेंट को एक साइड पे करेंगे, मतलब वो ऐसे स्पाइन पोजीशन में लेटा है तो उसको हम लैटरल पोजीशन में करेंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगे एक साइड पे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर हम उसे करेंगे साइड पे, तो साइड वाला जो डल था पहले वो भी अब रेजोनेंट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। उसके साथ हम वो फ्लूइड थ्रिल भी करते हैं कि दरमियान में पेशेंट से कहेंगे अपने अम्प्लाइकस वाली जगह पे अपना हाथ ऐसे इरेक्ट रखे, और उसके बाद अपना एक जो एग्जामिनर है वो अपना एक हाथ एब्डोमेन के एक तरफ रखेगा और दूसरे से एक थ्रिल करेगा। जैसे फर्ज कर लें ये जो है पेशेंट का एब्डोमेन है, तो हम ये है कि इधर हाथ रखेंगे अम्प्लाइकस के दूसरी तरफ, और हाँ ये पेशेंट का एब्डोमेन है और हम एक तरफ हाथ रखेंगे और दूसरी तरफ से ऐसे करेंगे, तो एक थ्रिल सी, एक वेव सी उस तरफ जाएगी, तो मतलब यह पूरे के पूरे एब्डोमेन में जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। तो मतलब असाइटिस देखने के लिए कि असाइटिस में उसे थ्रिल है या फिर शिफ्टिंग डलनेस है, वो चेक करने के लिए हम करते हैं ये दो मेथड। और इसके बाद ये थी परकशन और पैल्पेशन होगी, इसके बाद आस्कल्टेशन होती है, और हम बाउल साउंड सुनते हैं स्टेथ के थ्रू पूरे एब्डोमेन पे। कोई ब्रूई वगैरह हो गए, हिपैटिक और रीनल ब्रूई, हेपेटिक ब्रूई भी देखते हैं, रीनल भी देखते हैं, और एयोटिक भी देखते हैं एयोटा पे। इसके बाद है डायबिटिक अल्सर था, पेशेंट के बिग टो के ऊपर था, और उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए कमांड थी कि वास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करें, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम। तो इसमें हमने याद रखना है कि हाँ क्योंकि डायबिटिक है तो हमने वास्कुलर एग्जामिनेशन में मतलब पल्सेस भी चेक करेंगे और वो सारा कुछ, यानी कि आर्टीरियल सिस्टम से रिलेटेड भी करेंगे। और दूसरा हम करेंगे न्यूरोजेनिक, यानी कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, उसमें हमने उसकी सेंसेशंस चेक करनी है कि उसमें प्रॉप्रियोसेप्शन की है सेंसेशन, और इसके अलावा फाइन टच और क्रूड टच। और इसके अलावा हम सबसे पहले तो टेम्परेचर और टेंडरनेस चेक करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसमें टेम्परेचर और टेंडरनेस दोनों साइड की कंपेयर करनी है। और पहले तो अल्सर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके एजेस कैसे हैं, उसके मार्जिन्स कैसे हैं उसकी, क्योंकि जो मार्जिन्स होते हैं वो वैसे नज़र आ रहे होंगे, एजेस आप ऐसे सोच लें कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, जो दीवारें हैं उसकी वो उसके एजेस हैं, और जो सामने नज़र आ रहा है वो उसका फ्लोर है, और जो नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर मसल तो नीचे बोन है वो उसकी बेस है। तो उस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। सराउंडिंग स्क्रीन भी देखेंगे अल्सर की, और उसके साथ उसके एजेस वगैरह बता देंगे, स्लोपी हैं या पंच्ड आउट हैं। और इसके और आर्टीरियल में जो होते हैं वो पॉइंट आउट होते हैं, जो डायबिटिक में मोस्टली होता है पॉइंट आउट, और जो हीलिंग होता है अल्सर उसमें वो स्लोपी मार्जिन्स होते हैं। होते हैं। और इसके अलावा हमने ये है कि पल्सेस चेक करेंगे। पल्सेस में सबसे पहले हम डॉर्सैलिस पीडस करेंगे जो कि बिल्कुल फुट के ऊपर होती है, और उसके बाद हम पोस्टीरियर टिबियल करेंगे और पॉप्लिटियल करेंगे और फेमोरल भी करेंगे। ये दोनों बाईलैटरल करनी है। जिस दोनों तरफ हाँ अल्सर होगा तो अगर वो आर्टीरियल होगा तो उसमें जो है पल्सेस हमें वो नहीं होंगी, पल्सेस एब्सेंट हो जाएंगी अगर आर्टीरियल डिफेक्ट है। और इसके अलावा हम कैपिलरी रीफिल करते हैं चेक। कैपिलरी रीफिल ये होता है कि हम जो पाँव पे जहाँ नाखून है उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं फ़ौरन से। इस तरह ये है कि यहाँ पे कैपिलरी रीफिल चेक करेंगे तो ऐसे प्रेस करेंगे और फिर फ़ौरन से ये है कि वो वापस आ जाएगा, ब्लड जो है ना वापस आ जाता है नॉर्मली। इसका मतलब है कि इंटैक्ट है आर्टीरियल सिस्टम। तो कैपिलरी रीफिल और पल्सेस चेक करेंगे और इसके अलावा टेम्परेचर, हाँ न्यूरोलॉजिकल। और इसके अलावा देखेंगे कि दोनों साइडों पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। फिर न्यूरोलॉजिकल पे आ जाएंगे, पहले फाइन टच करेंगे और फिर उसके बाद क्रूड टच, पेशेंट की आंखें बंद करवाएंगे, उससे पहले स्टर्नम पे ना जो हैं जो भी सेंसेशंस करा रहे हैं पहले उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इस तरह की सेंसेशंस हम आपको देंगे, आपने बताना है।
और मतलब उसको कहेंगे कि आंखें बंद करें तो हम उसकी एक टांग पे टच करेंगे, दूसरे पे उसे कहेंगे आंखें बंद करके बताएंगे किस चीज़ पे हमने टच किया, तो वो उसे कहेंगे उस तरफ की उंगली उठा दे, तो उस तरफ का मतलब उंगली उठा देगा अपने हाथ की कि इस तरफ टच हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा उसके ठीक है। उसके अलावा जो होगा उसके मतलब टो की पोजीशन हम करेंगे कि जैसे अगर पाँव का अंगूठा है तो प्रॉपरियोसेप्शन चेक करने के लिए हम कहेंगे कि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आंखें बंद करा के कहेंगे कि अब किस तरफ है, ऊपर है या नीचे है, तो वो बताएगा कि ऊपर है। और अगर उसको नहीं बता पाएगा और हमने ऊपर किया और वो कहता है नीचे है, तो इसका मतलब है कि उसका न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, प्रॉपरियोसेप्शन ठीक नहीं है। अब उसके बाद ये सारा हो गया डायबिटिक का। न्यूरोलॉजिकल भी हो गया, वास्कुलर भी हो गया। इसके अलावा ये है कि आपने जाहिर सी बात है, जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप साथ हिस्ट्री लेंगे कि आप डायबिटिक हैं, कितने अरसे से आपको शुगर का मसला है, इसके अलावा हाइपरटेंशन का तो नहीं मसला, तो ये पूछ सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी साथ ले सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट केस था स्वोलन नी का, मतलब उसका जो घुटना है वो सूजा हुआ था। तो ये है कि जब हमने देखना होता है कि ये नॉर्मल है या नहीं, तो दोनों टांगों का कंपेयर कर लेंगे। ऐसे कैसे पता चलेगा कि इस टांग का सूजा हुआ है, जब दूसरी नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सूजा हुआ है। और दूसरा ये कि हमारे पास मेजरिंग टेप होती है जिससे हम इसका साइज़ मेजर कर लेंगे और फिर इसका भी कर लेंगे, तो उससे कंपैरिजन आ जाएगा कि ये जो है ये सूजा हुआ है। इसके अलावा हम इसके ऊपर करते हैं पैटिलर टैप होता है, उससे हम इसे करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये सूजा हुआ है या नहीं है। ये कोई इसमें फ्लूइड वगैरह है कि नी जॉइंट में कोई फ्लूइड है, किस तरह है, ये उससे चेक करते हैं, पैटेलर टैप टेस्ट होता है। हाँ, और इसमें अगर वो कहते हैं कि डीडीज बताएं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो मतलब ये कि जो हीम आर्थरोसिस है कि यानी कि कोई ट्रॉमा हुआ है और जो जॉइंट है उसके अंदर कोई खून जम गया है, हीम आर्थरोसिस हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है। और इसके बाद था एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट में यही था कि मतलब उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हुई थी और उसको पेन भी था मूवमेंट पे। तो कोई भी जॉइंट आए तो इसका हम ये चेक कर सकते हैं कि उसकी मूवमेंट करा के चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री ले लेंगे उससे पहले कि कब से पेन स्टार्ट हुआ, कोई भारी चीज़ उठा ली थी, किस वजह से हुआ, कैसे, वो सारा हम उससे पूछ लेंगे पेशेंट से। उसके बाद हम उसकी मूवमेंट्स करा के देख लेंगे, एक्सटेंशन करा लेंगे जॉइंट की पूरी, और फ्लेक्शन करा लेंगे। तो ये जो पेशेंट थी इनकी एक्सटेंशन भी रिस्ट्रिक्टेड थी और फ्लेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड थी। और इसके अलावा रिफ्लेक्सेस भी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे एल्बो के ऊपर हम वो रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ब्रेक रिफ्लेक्स चेक करते हैं। और ये थे हमारे शॉर्ट केसेस और अब लॉन्ग केसेस।